अस्सलाम वालेकुम क्लास, पेज नंबर 222 पे आएँ। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 24 जो कि है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन का लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, जो तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, तो अब एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो सेकंड पैराग्राफ में है, स्टार्ट में इन्होंने बताई हुई है कि एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए इस अर्थ पे मौजूद जितनी भी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई है या तब्दील हुई है फ्रॉम द एंसेस्ट्रल फॉर्म्स टू द वास्ट डाइवर्सिटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे। अब ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ये एंसेस्ट्रल फॉर्म या जिसको हम अर्लीस्ट फॉर्म कह रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज़म्स थे, उससे आज के हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम के ऑर्गेनिज़म्स या जानदार जो हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे किसकी वजह से हैं? एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या हो गया? ये जो चेंज आया है अर्लीस्ट फॉर्म से टू द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज़म्स, ये जो चेंज है, ये जो तब्दीली है, इसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशनरी चेंज आता कैसे है? ठीक है, तो ये तब आता है जब इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशंस का अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इन्वायरमेंट जो है वो सिंपल है, तो उसमें जो रहने वाले जानदार होंगे उनकी अडेप्टेशंस भी इसी तरह की होंगी कि वो उस सिंपल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते होंगे। अब क्या हो गया कि जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उस कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज़म्स होंगे डेफिनेटली उनकी अडेप्टेशंस भी उस हिसाब से होंगी या कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जो कि उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो इस तरह से एवोल्यूशनरी चेंज आता है। ठीक है, अब आगे आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हम एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमें किसका नाम जहन में आता है? डार्विन का। ठीक है, फ़ौरन से जो हमारे माइंड में क्लिक करता है नेम, वो डार्विन का नेम है। अब डार्विन जो है वो फर्स्ट पर्सन था जिसने सबूत के साथ ये साबित किया था कि जो स्पीसीज़ हैं वो जिस तरह से हैं उस तरह से क्रिएट नहीं की गई, बल्कि ये इवॉल्व हुई हैं अपने एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ से। तो कहने का मकसद ये है कि चेंज आया है। ठीक है, तो इस मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था और डार्विन ने ये कहा था कि स्पीसीज़ जिस तरह से मौजूद हैं ये हमेशा से इस तरह से मौजूद नहीं थी, बल्कि एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में यके बाद दीगरे तब्दीलियाँ आती गईं। जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंट चेंज होता गया तो ऑर्गेनिज़म का इंटरेक्शन भी अपने इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता गया और उनकी अडाप्टेशंस भी चेंज होती गईं। तो इस तरह से तब्दीलियाँ आती रहीं और जो है वो न्यू स्पीसीज़ बनी। ये जो स्पीसीज़ हैं ये इस तरह से मौजूद नहीं थी, बल्कि एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में चेंजिंग आने की वजह से ये आज जो हमें स्पीसीज़ मिलती हैं ये इस तरह से वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज़म्स का आपस में जो इंटरेक्शन है या उनका जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टू स्कूल्स ऑफ थॉट थे जो कि 19th सेंचुरी में इमर्ज हुए थे। ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट जो है वो एक थेरी को सपोर्ट कर रहे थे और जो कुछ साइंटिस्ट है वो दूसरी थेरी को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो आपके पास थेरी है वो कौन सी है? थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और इस थेरी को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको क्रिएशनिस्ट्स कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी थेरी है वो है थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो उसको जो सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे वो उनको एवोल्यूशनिस्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट थेरी है थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस थेरी के अकॉर्डिंगली जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो जिस तरह से आज मौजूद हैं वो हमेशा से इसी तरह से मौजूद थी या इसी तरह से ही क्रिएट की गई थी। ठीक है, और नेचर ने इनको क्रिएट किया था, तो इसको डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं। ठीक है, कुदरत ने जैसे मतलब कोई ताकत है, कोई फोर्स है, इस तरह सकते हैं, तो उसने इनको क्रिएट कर दिया। जिस फॉर्म में ये मौजूद हैं उसी फॉर्म में ही इनको क्रिएट कर दिया। तो ये जो है ये थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है और इसको जो साइंटिस्ट सपोर्ट कर रहे थे उसमें कैरोलस लीनियस का नाम जो है वो
काबिल ज़िक्र है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड थेरी है वो है थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन की थेरी के अकॉर्डिंगली वही जो बात मैं ऊपर करके आ चुकी हूँ डार्विन वाली, वही बात इसमें भी है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो टाइम के साथ साथ या वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं या तब्दील हुए हैं, जिसमें एक टाइप का ऑर्गेनिज़म जो है उससे अगली टाइप का ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस हुआ है। मतलब एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ से डिसेंडेंट्स जो हैं या बाद में आने वाली स्पीसीज़ जो हैं वो एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ से इवॉल्व हुई हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसमें जो अरिस्टोटल है ये साइंटिस्ट, इस थेरी में, थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इसका नाम काबिल ज़िक्र है, ठीक है। क्योंकि अरिस्टोटल ने ही ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रिलेटिवली सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए हैं, ठीक है, या इवॉल्व हुए हैं। तो आजकल खैर जो कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन का उसको हम स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री, नॉन हिस्ट्री की बुनियाद पर, क्योंकि अब तो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है ना कि सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज़म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज़म जो हैं वो पहले इस अर्थ पे आए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ तो ऑर्गेनिज़म्स की अडेप्टेशन भी चेंज हुई, तो एंसेस्ट्रल फॉर्म जो है वो उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। तो इस तरह से करते करते हमारे पास ये वास्ट डाइवर्सिटी आज आ गई है ऑर्गेनिज़म्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं, थेरी ऑफ थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसको जो साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं उनको एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, जिसमें अरिस्टोटल जो है वो काबिल ज़िक्र है इसका नाम अरिस्टोटल का, ठीक है।